Hello everyone, Namaste all of you. This is Varsha Roga, your SST teacher, and the topic of today is India Bharat during the struggle period. The period is 1206 to 1757. In the first chapter, you must have studied about ancient India. In this chapter, you will study about medieval India, in which the Delhi Sultanate, the Mughal Empire started ruling our India, our Bharat. ठीक है, तो 1206 टू 1757 के पीरियड को हम मिडाइवल इंडिया का पीरियड कहते हैं, जिसमें मेनली मुस्लिम इन्वेडर्स आए और हमारे इंडिया पे रूल करने लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लाइन इज इंडिया भारत वॉज कॉन्टिन्यूसली अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स. भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था. इट वॉज कॉल्ड द वर्ल्ड गुरु. तो ऐसी सोने की चिड़िया में कौन रूल नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत सारे इन्वेडर्स आते थे हमारे यहाँ पर रूल करने के लिए. पर भारतीयों ने इंडियंस ने बहुत ब्रेवली हमेशा उनका सामना किया और उनको हराया. ठीक है, ऐसे ही बहुत बार मुस्लिम और अरेबियन इन्वेडर्स आए और हार के चले गए. पहला इन्वेजन अरेबियन इन्वेजन हुआ अमर खलीफा के टाइम पे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस टुक प्लेस एट थाने. बॉम्बे थाने में पहला इन्वेजन अरेबियंस का हुआ था और ये लिखा गया फुतूह अल बुल्दान बुक में. और ये भी बताया गया कि कैसे अरेबियंस इस मिशन में अनसक्सेसफुल रहे. इसके बाद उन्होंने बारुच में, देवलपोर्ट ऑफ सिंध में भी इन्वेजन करना चाहा और वहाँ पर भी वो अनसक्सेसफुल रहे. और ये सारी बातें लिखी गई थी एक बुक चचनामा में. ठीक है, 1712 में फिर एक बैटल हुआ मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में. ठीक है, दाहिर वॉज द किंग ऑफ सिंध. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यूजुअली एग्ज़ाम में आ जाता है कि सबसे पहले लीडर कौन सा आया था, अरेबियन लीडर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी या सिर्फ मोहम्मद, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं. तो आपको मार्क करना है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आए थे 712 AD में. प्लीज़ अंडरलाइन. एंड ही फॉट विद द किंग ऑफ सिंध दाहिर. अब बाबा दाहिर या बाबा दूरी जो लीडर थे, उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया. उन्होंने सारे अरेबियंस को, जो काफिर्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने सारे अरेबियंस को सराउंड कर दिया अपनी फोर्स से. पर अचानक से बाबा दूरी के चेस्ट पे किसी ने तीर मारा और वो मर गए. ठीक है, वो एलिफेंट पे राइड कर रहे थे, उनको एरो से वो स्ट्रक हुए एंड द किंग डाइड. ठीक है, इवन आफ्टर दिस जो वॉरियर्स थे, जो उनके साथी थे, राजकुमार जयसिया और एम्प्रेस रानी बाई, इन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट करा. मोहम्मद गजनवी हैड टू फाइट फियर्सली अगेंस्ट द रॉयल रूलर्स ऑफ कश्मीर, जयपाला एंड आनंदपाला. मोहम्मद बिन कासिम की तो आपने स्टोरी सुन ली कि वो किंग ऑफ सिंध के साथ उन्होंने फाइट किया. फिर आए मोहम्मद गजनवी, उन्होंने कश्मीर, जयपाला और आनंदपाला के रूलर्स के साथ लड़ाई करी. फिर मोहम्मद गौरी ने लड़ाई करी पृथ्वीराज चौहान से. आपने सीरियल देखा होगा तो आपको याद हो कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी मारने आए थे. इस बैटल को बैटल ऑफ टरेन बोला गया था. बैटल ऑफ टरेन फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पर उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया. फिर सेकंड बैटल में जब वो आए तो मोहम्मद गौरी ने उनको धोखे से हरा दिया. ठीक है, बट इसी कारण से कुछ सर्कमस्टांसेस होने की वजह से आखिर में मुस्लिम रूल आया 1206 AD में. इसके बाद से मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया इंडिया में. Even after this, the Indians continued their struggle against foreign invaders. Sorry, I forgot to flip the pages. आप flip करते रहना. So even after this, the Indians continued their struggle against foreign invaders, and this struggle continued till the Indian independence movement. ठीक है, ये बात समझ में आई कि उसके बाद हम इंडियंस लड़ते ही रहे अपनी आज़ादी के लिए. और ये आज़ादी की लड़ाई कब तक स्टार्ट रही, जब तक इंडिपेंडेंस मूवमेंट ना आ गया. ठीक है, 1947 में जाके हमें आज़ादी मिली. द
द इंडियन भारतीज कंटिन्यूड देयर रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल। अब सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत आई पहले 1206 AD में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टीज आई? पहला तो आया गुलाम डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद, लोधी। 5 डायनेस्टीज आई दिल्ली सल्तनत के अंदर। गुलाम डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। नींद में भी याद होना चाहिए, ओके। सो फर्स्ट डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी, जिसको हम यामिनी और इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं, कुतुब उद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे, जिनको लाख बख्श भी बोला गया। उन्होंने 1206 में ये स्टार्ट करी डायनेस्टी और इसकी कैपिटल थी लाहौर, ठीक है। ऐबक ने ही फर्स्ट फ्लोर बिल्ड ऐबक ने ही कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बिल्ड किया था, और उसके बाद जितने भी फ्लोर्स और थे वो इल्तुतमिश ने बिल्ड किए थे, ठीक है। तो कुतुब मीनार की अगर जो नींव रखी थी वो रखी थी ऐबक ने, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। कुतुब मीनार बनाया गया एक सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में। बात कुछ ऐसी है कि पहले के राजा अपने एक फेवरेट सिंगर थे उनके, एक फेवरेट डांसर हुआ करते थे, एक फेवरेट आर्टिस्ट, एक फेवरेट ऑथर, फेवरेट पेंटर। तो ऐसे ही ऐबक का फेवरेट सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जिनकी ऑनर में उन्होंने ये उनकी मेमोरी में कुतुब मीनार बनाया। ये मेंशन किया गया इस्लामिक लिटरेचर में। ऐबक देखो 1206 AD में आए और 1210 में ही चले भी गए। 4 साल तक ही इनका रूल हुआ, क्योंकि वो पोलो खेलते टाइम अपने घोड़े से गिर गए थे। तो देखो इतने बड़े राजा और इतनी इजी डेथ, है ना। इल्तुतमिश फिर आए 1210 में। इल्तुतमिश ही वॉज सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक, ठीक है। ऐबक के सक्सेसर थे, उनके जमाई थे ये। ही वॉज नोन एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, प्लीज़ अंडरलाइन, वो मुस्लिम एम्पायर के रियल ऑर्गेनाइजर कहलाते थे। उन्होंने रेंथमबोर कैप्चर करा, उन्होंने मालवा कैप्चर करा, भिला कैप्चर करा, ग्वालियर, जालोर, ये सारे एरियाज उन्होंने कैप्चर करे, ठीक है। इल्तुतमिश अवॉइडेड एनिमिटी विद द मंगोल चेंगिस खान। मंगोल चेंगिस खान को कौन नहीं जानते, इंडियन रूलर्स को उन्होंने बहुत परेशान किया था, हमेशा इन्वेड करने आ जाते थे, पर इल्तुतमिश उनसे हाथ जोड़ते थे कि भाई तुम दूर रहो, हमें नहीं पंगा लेना तुमसे। अब इल्तुतमिश के बाद आए राजिया सुल्तान। शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। उनके सन की डेथ होने के बाद, असैसिनेशन होने के बाद, राजिया सुल्तान को बना दिया गया मुग़ल एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत का, मुग़ल एम्पायर नहीं, दिल्ली सल्तनत की रानी, ठीक है। इल्तुतमिश ने राजिया को चुना क्योंकि वो बहुत कैपेबल भी थी, पर जो टर्किश एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच लोग थे उस टाइम, जो रिच फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज थी, वो इसके अगेंस्ट थी। उनको लगा कि एक औरत हमारे सल्तनत पे कैसे रूल कर सकती है। ये उस टाइम ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लेडी को रूल करने की इजाज़त दी गई थी, ठीक है। राजिया डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल। उन्होंने जो पर्दा सिस्टम है वो हटा दिया था, उन्होंने पर्दा लगाना हटा दिया था और वो लड़कों की तरह कैप और कोट पहनने लगी, ठीक है। उन्होंने एक अपने असिस्टेंट की तरह, सुप्रिटेंडेंट की तरह मालिक जमालुद्दीन याकुत को अपॉइंट करा, और इसकी वजह से भी ही वॉज एन अबेसियन, ठीक है, इसकी वजह से भी जो टर्किश रूलर्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो नाराज़ हो गए कि हम बैठे हैं और इन्होंने किसी अबेसियन को वो अपना असिस्टेंट बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही किसी जब रिवॉल्ट में लड़ाई हो रही थी, कोई रिवॉल्ट हो रहा था, तो याकुत को मार दिया गया। फिर राजिया ने अल्तुनिया, उनके प्रेमी से शादी करी, पर उन दोनों को भी मार दिया गया 1240 AD में, ठीक है। उसके बाद आए बहरम शाह, मशहूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, पर ये सारे लीडर्स कैपेबल नहीं थे और
इसलिए इनकी इनकैपेबिलिटी की वजह से इनके जस्ट बाद जो रूलर आए और जो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहे वो थे गयूसुद्दीन बाल्बन। ठीक है, गयूसुद्दीन बाल्बन। अब बाल्बन का रूल हुआ 1265 टू 1286। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो रफली याद करना है। सबसे पहले आए ऐबक 1206 में, 4 साल में मर गए, और फिर उसके बाद आए इल्तुतमिश, ठीक है, 1210 में। फिर उसके बाद राजिया सुल्तान आई, उनका यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आए बहरम शाह, ठीक है, जस्ट अ मिनट, बहरम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। फिर इनके बाद आए गयूसुद्दीन बाल्बन। बाल्बन को उलुग खान भी बोला जाता था, उनका रियल नेम उलुग खान था। वो एक फेमस 40 ग्रुप से थे टर्किश स्लेव्स की, जो इल्तुतमिश के अंदर जो फेमस बैंड था, ठीक है, 40 स्लेव्स का, उनमें से एक थे बाल्बन। उन्होंने थ्रोन को ले लिया 1265 एडी में और पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर कर दिया। उनको नाम रखा उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट का दीवाने अरिज, ठीक है, टू कन्फ्रंट द एनिमीज, टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस। अब देखो गयूसुद्दीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बाल्बन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही ये प्रथा स्टार्ट करी थी सजदा वाली और पाइबोस। सजदा मतलब कि सर झुकाना, मैं आपके आगे सजदा करता हूँ, सजदा करता हूँ, आपने सॉन्ग सुने हैं, ठीक है, अब रूलर के आगे ऐसे सर झुकाना। और पाइबोस मतलब उनके चरण को किस करना, उनकी फीट को किस करना, ठीक है, बॉइंग इन द फ्रंट ऑफ द एम्परर एंड किसिंग हिज फीट इन द रॉयल कोर्ट। Balban is counted among the major builders of administrative structure of Delhi Sultanate। समझ रहे हैं कि बाल्बन ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था दिल्ली सल्तनत का। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट द एनिमीज, कि जो भी लोग हैं उनको या तो मार दो, और अगर औरतें और बच्चे हैं तो उनको अपना गुलाम बना दो। आयरन एंड ब्लड, ठीक है, अंडरलाइन, ये सारे अंडरलाइन करने हैं। प्रैक्टिस ऑफ सजदा, पाइबोज, देन मेजर बिल्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बाल्बन इन 1286 AD, द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स टुक अ ब्लडी टर्न, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा कि मैं लीडर बनूंगा, मैं रूलर बनूंगा, या मैं रूलर बनूंगा। इस वजह से आखिर जाके जलालुद्दीन खिलजी ने जितने भी क्यूमर्स थे, उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनको मार दिया और उन्होंने अपना राज्य ले लिया, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाल्बन वॉज फेमस, ठीक है। बाल्बन सोचते थे कि किंग एक भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, ठीक है, किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। एंड बाल्बन टर्क वॉज अवेयर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रिवॉल्ट। उनको पता था कि कैसे एरिस्टोक्रेट्स और खासकर टर्किश एरिस्टोक्रेट्स रिवॉल्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के रखा अपने कोर्ट पे। तभी उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस लाई सजदा और पाइबोस की, जैसे कि डिसिप्लिन रहे, लोग मेरे आगे झुके रहें, ठीक है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा अपने रूल में, अपने शासन में। elimination of thieves and robbers and crushing the anti-administration revolts of राजपूत लैंडलॉर्ड्स, कि राजपूत लैंडलॉर्ड्स अगर रिवॉल्ट करते तो उनको भी सप्रेस कर दिया जाता। चोरी चकारी इन सब पर उन्होंने कंट्रोल रखा, बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा। एक अच्छा राजा वही है जो अपने देश में कंट्रोल रखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। और शायद यही अच्छे राजा हो ना हो, पर सक्सेसफुल राजा तो ऐसा करता ही करता है कि उनके अगेंस्ट आवाज़ ना उठाए, लोग डिसिप्लिन में रहे, तो उनका शासन ज़्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है। विद दिस वी आर डन विथ स्लेव डायनेस्टी। उसमें हमने पढ़े ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया एंड बाल्बन मेनली, ठीक है। फिर आया खिलजी डायनेस्टी। खिलजी एम्पायर स्टार्ट हुआ जलालुद्दीन खिलजी से, जिन्होंने अपने आसपास के सारे क्यूमर्स को मार दिया और सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर कर दिया।
अब उनको मार दिया उनके ही सन इन लॉ ने। अब खिलजी की कहानी आपने देखी होगी पद्मावत में, राइट। पद्मावत में कैसे वो सुल्तान को मार देते हैं अलाउद्दीन खिलजी और खुद अपना शासन ले लेते हैं, और कैसे उनकी बेटी से शादी करके और उनको ही चीट कर लेते हैं। अब जलाउद्दीन खिलजी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इधर नहीं लिखी हुई पर मैं आपको बताती हूँ। वो एक तो बहुत ओल्ड हो गए थे, 70 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, साथ में जैसे बुढ़ापे में एक पीस आने लगता है कि उनको अब इन्वेजन्स पसंद नहीं थे, वॉर बैटल पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि जो भी चीज़ें हों वो शांति से हो जाए, है ना। अगर किसी को कुछ चाहिए तो दे दो, अगर कोई रिवॉल्ट कर रहा है तो कर लो। पर राजा के अगर अगेंस्ट उनके रिवॉल्ट हो रहा है, अगर दुश्मन उनसे झगड़ने आ रहे हैं और राजा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो सब सोचेंगे ये तो वीक है, प्रजा भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, यही सोचेगी कि मतलब ये राजा हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये एम्बिशियस नहीं है, इनके एम्स नहीं है, ये एक्सपेंड नहीं करेंगे, हमारी राज्य प्रसिद्ध नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही इसलिए उनके नेफ्यू और सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने उनको चीट किया, डिसीव्ड एंड असैसिनेटेड हिम, ठीक है। और 20 साल के रूल में अलाउद्दीन खिलजी अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने लगे। उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लाए इंडिया में, ठीक है। उनको सेकंड अलेक्जेंडर बोला गया, ठीक है। जो कॉइन्स उन्होंने इशू करवाया उसमें उनका नाम एंग्रेव्ड करवाया सेकंड अलेक्जेंडर की तरह, ठीक है। कश्मीर एंड बंगाल वर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े एम्पायर में रूल कर रहे थे, पर कश्मीर और बंगाल जैसी माइटी पावर्स अभी भी उनके एम्पायर में इंक्लूडेड नहीं थी। ही कैरिड आउट अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बघेला राजपूत किंग राय करनदेव ऑफ गुजरात, ठीक है। तो सिंपली बस इतना याद रखना कि उन्होंने गुजरात पे इन्वेजन किया, उन्होंने रणथंभौर में लूट मचाई, चित्तौड़ में हमने देखा है पद्मावत मूवी में कि कैसे उन्होंने इन्वेड किया। तो यहाँ गुजरात में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लूटा, रणथंभौर में लूटा, ठीक है, और वो बहुत रिच भी हो गए थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने रिफॉर्म्स के लिए जाना जाते थे, ठीक है, और साथ ही उनके कमांडर मालिक काफूर जाने जाते थे इन्वेजन्स के लिए। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी कमांडर थे और उन्होंने हर एक एरिया इन्वेड करने में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत मदद करी। जैसे कि आप एरियाज देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ तक साउथ इंडिया तक इन्वेड किया था। मालिक काफूर इन्वेडेड देवगिरी, होयसला एंड पांड्या रीजन। अकॉर्डिंग टू अमीर खुसराव, काफूर रीच्ड रामेश्वरम। रेवेन्यू सिस्टम वॉज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन, ठीक है। अब देखो, काफूर ये कहा जाता है कि रामेश्वरम तक, साउथ इंडिया तक इन्वेड कर लिया, वो भी रामेश्वर, इतना एंड पॉइंट तक उन्होंने इन्वेजन में सक्सेस ली, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। हर एक चीज़ का हिसाब रखा जाता था, कैसे पैसा आ रहा है, उसको क्या करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है। 4 ऑर्डर्स पास किए गए थे उनके टाइम पे। पहला कि एरिस्टोक्रेट्स की प्रॉपर्टी छीन ली जाए, रॉयल क्लास, रिच क्लास की अगर प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो उनकी पावर चली जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न, है ना। सेकेंड, इंक्रीजिंग द रेवेन्यू बाय चेंजिंग बैरन लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। रेवेन्यू को कैसे बढ़ा जाए, हमने सुना कि उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा था। अच्छा करने के साथ साथ वो उसको ग्रो भी करना चाहते थे। जितने भी बंजर ज़मीन थी उसको वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लगान और रेवेन्यू मिले, ठीक है। थर्ड it was second, increasing the revenue by changing barren land into agricultural land, ठीक है। थर्ड was ban on alcohol in Delhi. Fourth, formation of intelligence system and banning the get-togethers of aristocrats. थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि उन्होंने दारू शराब ये सब बंद कर दिया। और फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसमें वो स्पाइस उन्होंने अपने रखे, इंफॉर्मेशन कहाँ से कौन उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहता है, एनिमीज़
उनके लिए मतलब क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, सब चीज़ जानने के लिए उन्होंने एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करा और उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स को उनकी गेट टुगेदर करना बंद करा। कम मिलेंगे, कम डिस्कशन होगा, कम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, उनके अगेंस्ट कम रिवॉल्ट होगा। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। 4 ऑर्डर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ मालिक काफूर द आर्मी कमांडर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन, ठीक है। ही अप्रूव द रीन ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल्ड हिम एज यास्मिन उल खिलाफत नसीरी एमरुल, जो भी नाम है, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अमीर खसराओ ने बोला कि अलाउद्दीन सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड है, पब्लिक हर्ट्समैन है, ठीक है, ये टाइटल्स दिए उनको। और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि हमने पढ़ा पुलिस एरिया में, एस्पिनेज में, पोस्टल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज वर कंट्रोल ऑन मार्केट्स। मार्केट में उन्होंने बहुत ही कंट्रोल रखा। उन्होंने अलग अलग डेजिग्नेशन पोस्ट बनाई मार्केट पे कंट्रोल रखने के लिए। सारा पैसों का खेल है, ये बात समझनी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी का रूल इतना सक्सेसफुल कैसे था? क्योंकि उन्होंने पैसों पे अपना हाथ जमा रखा था। रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रांग था, पहली लाइन हमने पढ़ी थी, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और स्ट्रांग था। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने बैरन से एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करा, ठीक है, बैरन लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन ले ली तो भी रिच हो गए ना, और अलाउद्दीन खिलजी। और उन्होंने क्या करा, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट वगैरह तो सप्रेस करे, पर ये इकोनॉमी वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने मार्केट्स पे कंट्रोल करा और उसके लिए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डेजिग्नेशंस बनाए। एक डेजिग्नेशन बनाया मार्केट कंट्रोलर का, दीवाने रियासत, जो सारे मार्केट पे कंट्रोल रखेगा। दूसरा मार्केट इंस्पेक्टर, है ना, दानदत्तिकार। और तीसरा द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल, जो भी लोगों से कहते हैं ना ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटेरिंग, ये सब करेगा, उन लोगों को मतलब पकड़ना। जो कॉमन लोगों को परेशान करेगा, उनके हित में बात नहीं करेगा, उन लोगों को पकड़ने के लिए भी एक न्यू डेजिग्नेशन क्रिएट करा, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल। देन इंस्पेक्टर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, कहते हैं ना, जैसे मतलब नायक मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे मान लो चावल दे रहे थे तो नीचे वेट्स लगा देते थे, ठीक है, गलत वेट लगा देते थे, कम चावल दे रहे थे और ज़्यादा तोल रहे थे। तो इन सब का ऐसे झोलमाल ना हो, तो उसके लिए वो इंस्पेक्टर थे, ठीक है। लास्ट वाज इंटेलिजेंस स्पाइंग ऑफिसर, ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। He introduced economic reforms to maintain a huge army. उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। उनके रिसोर्सेस, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वेपन्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत ह्यूज रिफॉर्म्स लाए, जिनसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और वो पैसा वो आर्मी के मेंटेनेंस में लगा दे। He encouraged bargaining but banned black marketing and profiteering. As I said earlier that he encouraged bargaining, मतलब ये मैं आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ कि ठीक है, आप तोल मोल कर सकते हैं कि आपने इतना महंगा दिया है या आप इतना मतलब सस्ता कर रहे हैं, जो भी है पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं शॉपकीपर से, वो सब हो सकता है, पर ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटेरिंग नहीं हो सकती। बार्गेनिंग कर लो कि आपने 21 रुपये का क्यों दिया है, 20 रुपये का देना चाहिए, या मैडम ये तो 20 रुपये का आएगा, मैं इसको 18 रुपये में नहीं दूंगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप 18 रुपये का 28 रुपये करके लोगों को बेचो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। सराय ए आदल वॉज द मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स, एक पूरा अलग से मार्केट था। जैसे दिल्ली में स्पेशलाइज्ड मार्केट्स हैं कि टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए अलग है, कपड़ों के लिए अलग मार्केट है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं उनके लिए अलग मार्केट है। वैसे ही देखो कितने एडवांस थे हमारे उस टाइम पे ही सराय ए आदल करके एक मार्केट था लोकल और इम्पोर्टेड गुड्स का। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु पेड अस सोल्जर्स इन कैश, पहली बार किसी रूलर ने अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया था। मतलब रिच तो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
अलाउद्दीन बिल्ड द अल्ताई फोर्ट, ठीक है, विच हैड 7 गेट्स। याद रखेंगे हम, उन्होंने एक फोर्ट बनाया, अलाई फोर्ट, जिसके 7 गेट्स थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकेम द किंग। अलाउद्दीन के बाद उनका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना राजा। ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजिड ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर, जो 4 ऑर्डर पास किए थे वो उन्होंने हटा दिए, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द खलीफा and took the title of Ul Wasiq Billah. After his assassination, Nasruddin Khusrau Shah became the Sultan. He was the last ruler of Khilji dynasty. अब देखो खिलजी डायनेसिटी में कौन कौन आया? जलालुद्दीन सबसे पहले, फिर उसके बाद आए उनके नेफ्यू और सन इन लॉ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की सारी स्टोरी, सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके मरने के बाद उनका बेटा आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिन्होंने अपने फादर के जितने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया और ख़ुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपना नाम रखा उल वासिक बिला, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद उनको मार के बने नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान। 4 लीडर्स, ठीक है, वेरी इजी याद करना है हमें। सो वी आर डन विथ स्लेव डायनेसिटी एंड वी आर डन विथ the another dynasty Khilji one, ठीक है। So everyone, this is all for today. We studied about the introduction of medieval India, how foreign invaders, especially Arabians and Muslim invaders, came to India. Initially they were defeated by Indians, but ultimately they managed to rule the India from 1206 AD to 1526 AD, ठीक है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई 1206 एडी से और 1526 एडी पे खत्म हुई। वी स्टडीड अबाउट स्लेव डायनेसिटी, वी लर्न हाउ खिलजी डायनेसिटी केम, देन केम द तुगलक डायनेसिटी, सैयद डायनेसिटी, एंड वी स्टडीड अबाउट वेरियस डायनेसिटीज की बहुत सारी डायनेसिटीज आई थी, इन टोटल 5। पहला गुलाम डायनेसिटी, देन खिलजी डायनेसिटी, थर्ड तुगलक डायनेसिटी, 4th Sayyid, and 5th Lodi. We studied about slave or Ghulam dynasty. Qutubuddin Baitak was the first leader. Then came Iltutmish, then came Rajia, and then Behram Shah, Masood Shah, Nasruddin Mahmud, and then Ghiyusuddin Balban. Balban was very important leader. ठीक है, बालबन के जस्ट बाद हुई खिलजी डायनेसिटी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, देन हिज सन, एंड देन इन लास्ट once again one more नसरुद्दीन, ठीक है। नाम देख लेना अच्छे से। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। सी द एक्सपेंशन ऑफ स्लेव डायनेसिटी इतना बड़ा था, अगर आपको अपनी बुक में चेक करना है ये कि क्या क्या एरियाज इंक्लूडेड थे स्लेव डायनेसिटी में, ठीक है। ये जो पिंक पार्ट है, मेनली द अपर इंडिया, राइट। देन खिलजी डायनेसिटी में देखो एक्सपेंशन हो गया, जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, जो आज का सिंध पाकिस्तान लाहौर वाला एरिया, देन गुजरात, देन थोड़ा ईस्टर्न वाला पार्ट, वो भी खिलजी डायनेसिटी में है, ठीक है। बंगाल और कश्मीर इंक्लूडेड नहीं थे, ये ध्यान रखना है। सो with this we are done with 2 dynasties. We will study about Tughlaq, Lodi and Sayyid in the next class. Okay, till then please remember everything. जो जो फैक्ट्स बताए, इंपॉर्टेंट डेटा बताए, टिप्स में याद होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी हमें सारा याद रहेगा। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, गुड बाय।